मुझे मौका मिल रहा है आप सब लोगों के साथ बात करने का, और आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप इतने धैर्य के साथ अभी तक बैठे हुए हैं, और थोड़ा धैर्य आपसे मैं मांग रहा हूँ यहाँ पर। थोड़ा हमारे संचालक साहब ने दिक्कतें थोड़ी बढ़ा दी है मेरी। दो काम होते हैं अध्यक्ष के मेनली, तीसरा भी होता है, उसको भी नहीं कहूँगा। तो एक तो ये होता है कि थोड़ा इंट्रोडक्शन दें और किस तरह के सवाल उनको लगते हैं जिस पे फोकस किया जाए उसको शुरू में थोड़ा स्थापित कर दें, तो उससे मदद मिलती है। अब ये तो मौका, इस मौके से वंचित कर दिया संदीप भाई ने, तो इसलिए दूसरा काम और मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारे बोलने वाले इतने प्रबुद्ध और पुराने लोग हैं, उन्होंने बहुत ही व्यापक और अच्छा बैकग्राउंड परिचय दिया है, मगर बहुत सारी दिशाओं में चले गए हैं और उसको जोड़ना इतना आसान काम नहीं होगा। मगर मैं ये चाह रहा था कि जिन सवालों को लेकर मैं आया था उनमें से कुछ तो डील किए गए हैं और बहुत सारे रह गए हैं जो कि आज की स्थिति से जोड़ते थे। तो मुझे लगता है कि कुछ मैं उनको यहाँ पर आपके सामने रख दूँ। अब बात हम लोग कर रहे हैं नागरिक सामाजिक CSO जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी, और आज की परिस्थिति में उनका क्या नैरेटिव हो, और जो आजकल इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, इतनी चीज़ें बदल रही हैं, उसमें क्या हाल है। तो अगर आप किसी 4-5 लोगों को ले लें अलग अलग जगहों से, उनसे पूछें कि वो क्या सोचते हैं नागरिक संस्थाओं के बारे में, तो हो सकता है कि आज लोग मिल जाए बहुत तारीफ करें, तब बहुत अच्छा काम कर रही नागरिक संस्थाएं, है ना, गरीबों के बीच में जाती हैं, उनकी दिक्कतें समझती हैं। कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कहेंगे देखिए ये तो कोई पॉजिटिव चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते, सरकार इतना डेवलपमेंट हो रहा है देश में, इतना फर्क हो गया, GDP इतना बढ़ गया, नकारते रहते हैं उसको सिर्फ। कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो शायद ये सवाल रख दें कि ये इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं इन लोगों के पास, है ना, ये भी रख देंगे। कुछ लोग शायद इसकी बात करें कि इतने ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं आजकल के NGOs के, इनका ताल्लुक ज़मीनी परिस्थितियों से तो बिल्कुल टूट ही गया है। और शायद कुछ लोग ये भी सवाल करें, यार ये इतना कर तो रहे हैं, इतने सारे NGOs बन गए हैं, इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है, कहीं कुछ दिखता तो है नहीं कि इनसे बहुत कोई दुनिया बदल रही हो, ये देश बदल रहा हो। तो अब सवाल ये है कि एक तरफ तो आपको बहुत सारी तारीफ सुनने को मिल सकती है, और है भी, क्योंकि इतना सारा काम कर भी रहे हैं। आप देखिए, अगर स्वास्थ्य में काम कर रहे हैं, शिक्षा में काम कर रहे हैं, पोषण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोकल गवर्नेंस के लिए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने काम किया है, जेंडर जस्टिस में बहुत काम किया है। मगर दूसरी तरफ देखिए तो बहुत सारे सवाल भी रह जाते हैं जो, अब फॉर इंस्टेंस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की जवाबदारी किसके प्रति है, क्या फंडिंग एजेंसीज के प्रति है या उस समाज के प्रति है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, पारदर्शिता कितनी है, निर्णय कैसे लेते हैं वो लोग, कैसे तय करते हैं क्या हो रहा है, कितना सेंट्रलाइजेशन हो गया है, इतना डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, क्या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में अंदर डेमोक्रेसी है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह के बहुत सारे सवाल दोनों तरफ से आ जाते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के बचाव में बात करने लगे और डिफेंसिव हो जाएं, तो क्या होता है कि जो बहुत सारी कमजोरियां हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की, जो हैं, ऐसा देखा जाए अगर अपने आप में हम जाके तो देखें, तो उससे फिर हम जूझ नहीं पाएंगे, उनको दूर नहीं कर पाएंगे अगर हम सिर्फ अपने बचाव में चले जाएंगे। अच्छा, अगर हम सिर्फ उस क्रिटिसिज्म में चले जाएं जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, तो हम ये नहीं देख पाएंगे कि पूरी दुनिया में आजकल सिविल सोसाइटी के ऊपर कितना एक तरह का हस्तक्षेप हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों चीज़ों को हम बैलेंस करके कैसे एक डिस्कशन आगे ले जा पाएँ ताकि हम दोनों चीज़ों को समझ पाएँ और बराबरी से देख पाएँ। ये अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट को देखें तो आजकल जो डेमोक्रेटिक स्पेस है वो पूरी दुनिया में काफ़ी सिकुड़ रहा है, और इसका एक कारण ये भी है कि लगभग सभी देशों में एक प्रकार का बहुत ही आक्रामक वाला राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, और उस राष्ट्रवाद की ज़रूरत है इतिहास को फिर से लिखा जाए, समाज को एक ख़ास तरीके से देखा जाए, और सोसाइटी, सिविल सोसाइटी जो तरह तरह के सवाल करती है
उसको से रोका जाए, घबराया जाए। क्योंकि एक तरफ तो बहुत बात होती है राइट्स बेस्ड अप्रोच काम की, मगर जो राइट्स हमको मिल गई हैं ऑफिशियली एक तरह से, उनकी बात जब हम करते हैं तो बहुत बार स्टेट को, सरकार को पसंद नहीं आता, उससे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो दिखता है कि वो जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा आजकल बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। सचिन भाई ने बहुत डिटेल में बताया कि किस प्रकार से इतिहास में जितने समाज सुधारक और बड़े ऐसे काम करने वाले लोग हुए हैं, बुद्ध से लेकर ज्योतिबा फुले तक या अम्बेडकर जी तक, उन्होंने किस प्रकार से कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा काम किया। मगर आज अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन का जो स्पेस है वो टेक्निकली और सोशली इतना बदल गया है कि कोई बहुत खास समाज सुधारक नहीं बैठा है जो अपनी बात कहेगा लोगों से। आज ऐसा ज़माना है कि हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, उसके लिए एक रास्ता है कहने को, सुनने का वक्त बहुत कम हो गया है। तो डिजिटल मिसइंफॉर्मेशन इतना बढ़ गया है कि इस बीच में अपनी बात कहना और कम्युनिकेशन स्थापित करना बहुत चैलेंजिंग है। मुझे लगता है कि इन बातों पे हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना था जब हम बात कर रहे थे कि इतिहास में कैसे हम लोगों ने कम्युनिकेशन के बहुत अच्छे सिद्धांत और बहुत अच्छे एग्जाम्पल स्थापित किए हैं। फिर इसमें ख़ास बात यह है कि जो संस्थाओं पर एक प्रकार का भरोसा था, ये तो पिछले 100 साल 200 साल में जब यूनिवर्सिटीज़ बनी, संस्थाएं बनी, सरकारें बनी, पार्लियामेंट स्थापित हुई, तो वो एक बहुत बड़ा भरोसा बना और वो स्थापित हो रहा था। आज एक ऐसा ज़माना है जब इस सरकार का सब भरोसा जो है वो टूट रहा है। सरकार पे भरोसा टूट रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ पे टूट रहा है, उनकी हालत बहुत बुरी है। जितने लोग आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग में वो किस तरह से बसों में भर के आते हैं। यूनिवर्सिटीज़ हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इसी क्रम में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, तो सबके ऊपर भरोसा टूट रहा है। तो हम जब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को फिर से स्थापित करने की बात करते हैं तो वो सिर्फ कोई सिविल सोसाइटी को बचाने की और CSOs को, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को बचाने की बात नहीं है। यहाँ बात हो रही है बचाने की सभी प्रकार की संस्थाओं, और हमको इस स्ट्रगल को उस बड़े स्ट्रगल के हिस्से के रूप में देखना और उनके साथ जुड़ के काम करना, है ना। कोई सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने को बचा लें। और भी कई प्रकार के सवाल थे, क्योंकि जब हम ये वाली डिस्कशन करते हैं तब ज़रूरत यह है कि देखें कि आजकल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर किस प्रकार का नैरेटिव बन गया है, और उसमें फिर ये देखना पड़ेगा कि जो क्रिटिकल नैरेटिव है उसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्योंकि उसमें एलिमेंट सच्चाई के भी हैं, और कहाँ तक जो वो क्रिटिसिज्म है वो गलत है, वो बिना किसी आधार के दिया गया है, और किस प्रकार से। तो जब आप इन दोनों चीज़ों को बात करते हैं बैलेंस करके, तब मेरे ख्याल में पब्लिक ट्रस्ट को रीबिल्ड करने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति खुला हुआ है कि सिविल सोसाइटी में खुद बहुत प्रकार के रिफॉर्म्स चाहिए, बहुत प्रकार के बदलाव चाहिए, तो उनको भी समझना ज़रूरी है, और तभी हम लोगों में वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हम अपनी बात रख पाएंगे। अगर हम सिर्फ अपने बचाव में आ जाएंगे तो बहुत ही डिफेंसिव होके और वीक हो जाएंगे। तो जब हम अपने इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये बात थोड़ी सी हुई, आगे इस पे और चर्चा शायद होगी आज, तो हम किस प्रकार से उसको एविडेंस बेस बनाते हैं कि एक्चुअली क्या असर हुआ उस काम का, वो हम दिखा पाएँ। मगर इसमें ज़रूरी ये है कि जब हम आम लोगों की बात कर रहे हैं तो एक तरफ तो हम डेटा दिखा सकते हैं, मगर डेटा को जोड़ना होगा लोगों के पर्सनल लाइफ के अपने एक्सपीरियंसेस, क्योंकि अगर वो नहीं दिखता है तो डेटा एक बहुत बड़े बड़े तरह का डेटा हो जाता है जो वर्कशॉप्स में हम लोग देने के बहुत आदी हो गए हैं, मगर वो लोगों को दिल को छूता नहीं है, क्योंकि लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। अगर उन्होंने एक जगह पर कोई उदाहरण देखा कि कोई स्कैंडल हो गया, कोई गड़बड़ हो गई, कहीं पैसा गायब हो गया, तो वो चीज़ लेकर सामने आएगी। तो जब हम बात करते हैं कि हम एक नैरेटिव बनाएं, तो नैरेटिव कोई कॉमन सिंपल बड़ा सा एक नैरेटिव नहीं बनने वाला है जो बचाएगा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को, बल्कि हमको अपने अपने अनुभव को समझना पड़ेगा, और जिस प्रकार का क्रिटिसिज्म लोग लेके आ रहे हैं उसमें अगर जहाँ तक की सच्चाई है उसको समझना पड़ेगा और उसको लेकर बात है।
खाली एक ब्रॉड नैरेटिव बना लेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, और है बहुत कुछ अपने पास करने, मगर उसको हमको एक नए परिप्रेक्ष्य देखना पड़ेगा। इसमें इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं कि जब हम देखते हैं कि हम किस चीज़ में आजकल बहुत समय लगा रहे हैं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी सारी इतिहास की बातें हुई, आजकल की क्या रियलिटी है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की, तो उसमें अगर हमको अपने को सचमुच में स्थापित करना है तो हमारी कितनी जड़ें गहरी हैं कम्युनिटी में और सोसाइटी में। अब एक सच्चाई ये भी है कि हमारा बहुत सारा समय, उसके भी कारण है, निकल जाता है फंडिंग एजेंसीज के साथ काम करने में और उनको अपनी तरफ लाने में, उनसे सपोर्ट लेने में, और इससे जो है हमारी जड़ें अक्सर थोड़ी वहाँ से टूटने लगती हैं। हमारी अकाउंटेबिलिटी जो है वो सचमुच में कितनी कम्युनिटी के प्रति रह जाती है और कितनी हमको जवाबदेही हमारी बन जाती है फंडिंग एजेंसीज की तरफ, और उनका जो एजेंडा या उनके जो तरीके हैं मॉनिटरिंग करने के, उसको जवाब देने में हम लोग लग जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को समझकर हमको करना पड़ेगा, तभी हमारी एक सच्ची क्रेडिबिलिटी बनेगी जो हमको स्थापित करेगी और जो हमको वो कॉन्फिडेंस देगी कि जिस काम को हम कर रहे हैं वो हम सच्ची में कर रहे हैं और हम उसके बारे में बात कर पाएंगे अपने अपने एक्सपीरियंसेस से। तो इसलिए जब हम बात करते हैं एक प्रकार के ट्रस्ट डेफिसिट, जो ट्रस्ट की कमी आ गई है समाज में, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कितनी ट्रांसपेरेंसी है हमारी बातचीत, कितना जो हम कर रहे हैं वो दिखा पा रहे हैं, अंदर कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। जिसे कहते हैं ग्रास रूट लेजिटिमेसी, कि ज़मीनी स्तर पे हम जो काम कर रहे हैं वो सच्चा है, सही में जुड़ रहा है, तो वो हमारे पास है कि नहीं। और जब हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन फेलियर्स की, तो क्या हम सचमुच में जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हम काम कर रहे हैं, उसको हम कितना जोड़ पाते हैं ट्रांसपेरेंटली। सिर्फ थ्योरेटिकल बातें नहीं करते हैं, मगर एक्चुअली अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ऐसी बातें कर पाते हैं जो लोगों के एक्सपीरियंस से जोड़ पाए और उनको ये सचमुच में समझ में आए कि जो हम डेटा पेश कर रहे हैं वो सही है। तो फिर हमारा जो डेमोक्रेटिक स्पेस है और जो ज़रूरी है डेमोक्रेसी को स्थापित करके और बनाए रखने में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का, वो कायम रह पाएगा। इसमें कुछ चीज़ें आज और जो जिस पे हम लोग उतना बात नहीं कर पाए, और ये इस प्रकार के टेंशन हैं जो रहेंगे, ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, इनसे डील करना पड़ेगा। कि बहुत सारे सिविल सोसाइटी, हम सभी ऑर्गेनाइजेशंस की डोनर्स पे डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है और एक प्रकार की जो ऑटोनॉमी की बात होती है वो नहीं रह जाती है, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस डोनर्स पे है। एक प्रकार की जब प्रोफेशनलिज्म बहुत बढ़ जाती है तो वो भी हमको दूर करती है, क्योंकि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण अंदर के कायदे कानून इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं कि जिस प्रकार से हम जाके काम कर पाते हैं और जो एक तरह की फ्रीडम होनी चाहिए एक्सपीरियंस करने की कम्युनिटीज़ में, वो कम हो जाती है। और ये दिखता है लोगों को और समझ में आता है, तो इसको भी हमको देखना पड़ेगा कि इस जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको कैसे हम इससे डील करें और कैसे इसको दूर करें। तो एक तरफ तो वो चीज़ है कि क्या दिख रहा है हमारे बारे में, और एक तरफ वो चीज़ है कि क्या क्रेडिबल है, क्या हम सचमुच में कर रहे हैं। इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो कैसे दूर करेंगे, और जो मैंने कहा डेटा और जो लिव्ड एक्सपीरियंस है उसका ये है। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बाद में हम लोगों को और भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल है, और मैं इसीलिए रख रहा हूँ कि इन सवालों को जब हम अच्छी तरह से जवाब दे के इनको डील कर पाएंगे तो हम लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। क्योंकि संस्थाओं के अंदर किस प्रकार की डेमोक्रेसी है बहुत, तो इसमें दोनों तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एक्चुअली। बहुत सारे तो इंटरनल या अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं जो संस्थाओं के होते हैं, जिससे उनको डील करना है। उनका अपना ढांचा होता है, कितना उस पर प्रेशर रहता है लोगों पे काम का, कितना मेंटल बर्नआउट हो जाता है, क्या जो लोग काम कर रहे हैं उनकी अपनी ज़रूरतें क्या हैं, उसको पूरी तरह संस्थाएं जो है वो देख रेख कर पाती हैं उनकी। तो एक तरफ तो ये अंदर के प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरी तरफ फिर हमारे एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं जो स्टेट है, बाज़ार है, ये हमारे ऊपर डालता है, क्योंकि उसके और हमारे बीच में एक तरह का विरोधाभास है। फिर उसके बाद कास्ट और वर्ग और इससे रिलेटेड चीज़ें हैं जो हायरार्कीज़ हैं, क्योंकि इसके ऊपर बात मेरे ख्याल में कम होती है। बहुत जगहों पे इसको डील करते होंगे, मगर संस्थाओं के अंदर ये इंटरनल प्रॉब्लम्स रह जाते हैं। और दूसरा ये एक आखिर में हम कहेंगे कि एक तरफ तो हम लोग ज़्यादातर जो ट्रस्ट बिल्डिंग की बात करते हैं और इस प्रकार के नरेशन की, वो कितना हद तक अर्बन और शहरी क्षेत्रों में होकर रह जाता है और कितना ये उससे बाहर निकल के जाता है, क्योंकि बहुत सारा काम एक्चुअली हम लोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहाँ पे रह जाता है।
और बहुत सारी बातें हम लोग जो कर पाते हैं वो शायद सभी के लिए कमी रह जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी, कि हम ऐसे ऑडियंसेस या ऐसे लोगों से ज़्यादा बात कर पाते हैं जो एक प्रकार से हमारे प्रति ऑलरेडी सिम्पैथेटिक है, जो हमारी बात सुनते हैं। कहाँ तक हम ऐसे लोगों में पहुँच पाते हैं जो हमारे बिल्कुल नेगेटिव है और वो ख्याल है, तो दोनों के लिए बात करने का तरीका जो है वो बहुत बहुत अलग रहेगा। तो मेरे ख्याल में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ख़ास बात यह है कि सिविल सोसाइटी, जैसा दोनों हमारे वक्ताओं ने बात को बहुत स्थापित किया कि इसका हमेशा हज़ारों सालों से मजबूत एक रोल रहा है, ये ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि जब भी किसी प्रकार की दिक्कत होगी, अन्याय होगा, लोग बोलेंगे, आवाज़ें उठेंगी, मगर साथ में, और इन्होंने ऐतिहासिक रूप से इसको बहुत डिटेल में बताया, मैं इसमें फिर से नहीं जाऊंगा, कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने नोट किए हैं मगर मेरे ख्याल में अभी नहीं है। तो इन बातों को जब ध्यान में रख के हम लोग कर पाएंगे तो हमें ये भी ध्यान देना है कि आजकल के कम्युनिकेशन का जो पूरा प्लेग्राउंड है, जो पूरा स्पेस है, वो कितना बदल गया है। जब अम्बेडकर जी या ज्योतिबाई फुले कोई 3 या 4 न्यूज़पेपर डालते थे या गांधी जी अपनी मैगजीन निकालते थे, तो उस वक्त बहुत कम और इस तरह के लिखने वाले और बोलने वाले होते थे। आज उसका पूरा मीडियम बदल गया है, हर आदमी के हाथ में कलम नहीं, एक कीबोर्ड है, और वो जो चाहे मेल भेज सकता है और वो हज़ारों में फैल जाता है, और हमारे पास तरीका नहीं होता ये पता करने का कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो हम लोग को आज के इस कॉन्टेक्स्ट में आगे देखना है, और पुराना जितना बातें हैं उससे सीखना भी है, मगर इस परिप्रेक्ष्य में समस्याओं को फिर से परिभाषित करना है।